नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के पुनर्जन्म की पॉलिटिकल चाहत का विश्लेषण करेंगे। 370 को दिवंगत हुए आज पूरे 470 दिन हो गए, लेकिन कश्मीर में 370 को ढाल बनाकर अलगाववाद की पॉलिटिक्स करने वाले नेता इस बात को आज भी हजम नहीं कर पा रहे। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 7 पार्टियां मिलकर गुपकार अलायंस बना चुकी हैं और आज इस गुपकार पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सियासी स्ट्राइक की है। क्या गुपकार अलायंस में देश से गद्दारी करने की सोच है? क्या भारत के तिरंगे का अपमान करने वाला यह गठबंधन जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों के दखल की भूमिका बना रहा है? क्या गुपकार गठबंधन असल में ग्लोबल गुपकार गैंग है? ऐसे तमाम गंभीर सवाल अमित शाह ने उठाए हैं और उनका निशाना सीधे कांग्रेस और अलगाववादी पार्टियों पर है। गुपकार पर शाह के इस प्रहार की राजनीति आज आपको समझनी चाहिए। वैसे कश्मीर में एक तरफ अलगाववादी नेताओं की राजनीति पक रही है, दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान अपने असली रंग दिखा रहा है। आज तक की टीम ने उरी सेक्टर में एलओसी के उस गांव का दौरा किया जहां दीपावली से ठीक एक दिन पहले 13 नवंबर को पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की थी और हमारे वीर सैनिकों के साथ कई नागरिकों की जान गई थी। तभी से एलओसी के अंतिम गांव में दहशत का माहौल है। आज तक की टीम ने वहां से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद आपको अरब सागर ले चलेंगे। वहां मालाबार युद्ध अभ्यास चल रहा है और इससे चीन और पाकिस्तान दोनों पर दबाव। 4 महाशक्तियां यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने अपने युद्धपोतों के साथ आ गई हैं और अरब सागर में युद्ध का ट्रेलर दिखा रही हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत के दुश्मनों के लिए कई बड़े संदेश हैं। इन तेवरों को समझना जरूरी है और आज ब्रिक्स के मंच पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर पंच मारा और संयुक्त राष्ट्र के तौर तरीकों पर भारत की नाराजगी जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखाने वाले इस एंग्री इंडिया को भी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर की, क्योंकि पिछले 1 साल से कश्मीर शांत है। कश्मीर को भड़काने वाली नेतागिरी वहां पर क्योंकि बंद थी, लेकिन नजरबंदी से छूटते ही यह नेतागिरी रीस्टार्ट हो गई। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता देश विरोधी बातें करने लगे। कोई चीन की मदद से 370 वापस लाना चाहता है, कोई तिरंगे को हाथ न लगाने की बातें करता है। इन सब ने मिलकर कश्मीर में गुपकार गठबंधन बना लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसी गठबंधन की सोच पर प्रहार किया। कांग्रेस से भी सवाल पूछे, क्योंकि गुपकार वालों का एक पार्टनर कांग्रेस को भी बताया गया। कांग्रेस ने शाह की बातों का क्या जवाब दिया? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से क्या कहा? कश्मीर पर नए टकराव वाली राजनीति का विश्लेषण देखिए। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद इलेक्शन। व्हाटएवर इज टू बी डन विल डू दैट। मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। 370 के नाम पर कश्मीर के सियासी दुश्मन एक है। 7 पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया है, लेकिन इनके असली इरादे क्या हैं, इस पर सवाल है। क्या गुपकार अलायंस देश से साजिश का गठबंधन है? क्या गुपकार अलायंस में देश से गद्दारी की सोच है? आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने कश्मीर में देश से बड़ी साजिश की गांठें खोल दी है। शाह ने गुपकार गठबंधन की सोच पर कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। गुपकार गैंग ग्लोबल हो गया है। ये जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। गुपकार गैंग वाले भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के इन हरकतों का समर्थन करते हैं? इन्हें देश की जनता के सामने अपना पक्ष साफ तौर पर रखना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस से क्यों ये सवाल पूछे? गुपकार गठबंधन से कांग्रेस का क्या कनेक्शन है? ये गठबंधन असल में क्या चाहता है? अमित शाह ने चुन चुनकर आज और क्या हमले किए, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले गुपकार गठबंधन के बारे में जान लीजिए, जिसे अमित शाह ने गठबंधन नहीं गैंग बताया है और जिसे देशहित के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन कहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर के 7 दलों ने हाथ मिलाया था और राजनीतिक तौर पर लड़ने के लिए पिछले महीने गुपकार अलायंस बनाया था। इसका नाम PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन रखा गया।
फारूक अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अलायंस में मुख्य तौर पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीएम जैसी पार्टियां हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाना है, जिन्हें कश्मीर को फिर विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। लेकिन गुपकार अलायंस वालों की असली सोच क्या है, ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों से दिख गई। महबूबा ने तिरंगे का अपमान किया था तो फारूक अब्दुल्ला को चीन मसीहा दिख रहा था। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। ऐसी सोच वाले गुपकार गठबंधन के साथ कांग्रेस भी खड़ी थी। कश्मीर में कांग्रेस के नेता बार बार मीटिंग कर रहे थे। गठबंधन के कर्ता धर्ता भी कांग्रेस के शामिल होने का दावा कर रहे थे। अमित शाह ने इसीलिए कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। ये दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकार लेना चाहते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 370 हटाकर सुनिश्चित किए गए। यही वजह है कि इन लोगों को जनता हर जगह रिजेक्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, गृह मंत्री सरासर झूठी और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस गुपकार अलायंस में नहीं है। कांग्रेस कश्मीर में चुनाव की पक्षधर है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव लड़ रही है। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का रवैया ये है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? किसी को अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल को, कि कहें कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है। गुपकार जो समझौता हुआ है उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है, उनका ये काम करने का तरीका है कि जो लोग उनके खिलाफ हैं वो देशद्रोही है। ये राजनीति तब हो रही है जब जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। दिसंबर में ये चुनाव 8 चरणों में होंगे और ये चुनाव अब गुपकार अलायंस भी लड़ेगा, जो पहले कह रहे थे कि चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कश्मीर में 370 वापस नहीं आता। अमित शाह ने इसीलिए सीधी बात की। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। भारत के लोग देश हित के खिलाफ किसी ग्लोबल गठबंधन को अब सहन नहीं करेंगे। गुपकार गैंग को देश के मिजाज के हिसाब से तैरना होगा, नहीं तो लोग उसे डुबा देंगे। अमित शाह के इन तीखे हमलों में विपक्ष को कश्मीर की चुनावी राजनीति दिख रही है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी शाह की बातों पर तुरंत पलटवार किया। शाह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप गठबंधन करें तो ठीक और हम करें तो एंटी नेशनल। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला करके बीजेपी के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए कुंठा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये गैंग नहीं, वैध राजनीतिक गठबंधन है जिसने चुनाव लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, और यही बात इन्हें परेशान कर रही है। ये जो गुपकार अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना। ये बीजेपी वाले आईना वायना देखते हैं कि नहीं? ये महबूबा जी के साथ सरकार बनाए हुए थे ना। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। अमित शाह के हमलों ने कश्मीर के राजनीतिक टकराव को और हवा दे दी है। 370 के बाद कश्मीर की पॉलिटिक्स 1 साल से शटडाउन थी, जिसे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा ने नजरबंदी से छूटने के बाद रीस्टार्ट किया है। लेकिन इनके इरादों पर अमित शाह ने सियासी स्ट्राइक कर दी है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर चलते हैं, जहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी पाकिस्तानी सेना भारतीय गांवों को निशाना बनाकर गोले दाग रही।
आज तक की टीम ने उरी सेक्टर में एलओसी के उस अंतिम गांव कमलकोट का दौरा किया जहां 13 नवंबर को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर स्ट्राइक की थी और उसकी कई चौकियां तबाह कर दी, जिसमें पाकिस्तान के 11 सैनिक मार गिराए गए थे। तभी से एलओसी के अंतिम गांव कमलकोट में दहशत का माहौल है। लोगों को अभी भी डर सता रहा है कि कभी भी कहीं से पाकिस्तानी मोर्टार आकर गिर जाएगा। आज तक की टीम ने कमलकोट गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इस रिपोर्ट में आपको पाकिस्तान के पाप एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई देंगे। एलओसी पर पाकिस्तान के पाप की निशानियां। में जो ये सामान इस घर का है वो किस तरह से बाहर बिखरा पड़ा है, क्योंकि एक ही घर में नहीं बल्कि कई सारे घरों में जो हैं जो गोले पड़े, जो मार्टर गोले पड़े हैं। कई जगहों पर तो वो फटे हैं, लेकिन कई जगहों पर वो गोले जो हैं अभी भी नहीं फटे हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चश्मदीद गवाहियां। 3:00 का समय है तो पाकिस्तान का एक गोला आया, सीधा वो पायर जाकर लगा। वो देखें आप, वो वहाँ लगाएं आप इसको, तो वो लगे हैं वो डिस्पोजल करने के लिए। आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड पाकिस्तान के गुनाह। ये देखिए अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। यहाँ इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि मोर्टार शेल जो है गिरा है। एलओसी के आखिरी गांव से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त कमलकोट में हैं। कमलकोट शुक्रवार की पाकिस्तानी फायरिंग और शेलिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित गांव है, जहां 3 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। 13 नवंबर छोटी दिवाली का दिन, जब भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तानी बंकरों, चौकियों और हथियार गोदामों पर इतने गोले बरसाए कि पाकिस्तानी सेना धुआं हो गई। ये बदला था पाकिस्तान की उस गोलाबारी का जिसके सीधे निशाने पर था उरी सेक्टर में एलओसी पर बसा भारत का आखिरी गांव कमलकोट। शुक्रवार को कमलकोट के इस गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई सीमा पार से पाकिस्तान से, और इस गांव के 3 लोगों की जान गई, जबकि एक बच्चा जो है उसकी दोनों टांगे जो है उस बमबारी के बीच तबाह हुई हैं। उनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज 5 दिन अब बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मोर्टार शेल्स हैं जो घरों के भीतर फंसे हुए हैं। कमलकोट गांव का ये तबाह हुआ मकान पिछले शुक्रवार तक एक भरे पूरे परिवार का आशियाना हुआ करता था, जिसे पाकिस्तानी सेना के गोलों ने बर्बाद कर दिया। सईद सगीर हुसैन वो दिन कभी नहीं भूल सकते। नमाज के बाद 3:30 बजे का वाक़या है। पाकिस्तान की शेलिंग चारों तरफ से हो रही थी। मैं अपने बच्चों समेत माँ अयाल अंदर किचन में जब घुस गए, तो घुसने के बाद जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर जिंदा गिर गया, फंस गया, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा पूरा इस मकान में छा गया। और उसी अंधेरे में मैंने अपनी और अपने बच्चों की, बीवी की जान बचाकर बाहर निकलने के बाद फिर हमने क्या किया, अपने आप को उधर नाले में छिपाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमें 4-5 दिन से हम घर से बेघर हैं। हमारे लिए कोई इंसाफ होना चाहिए, हमारे बच्चों को यहाँ से निकाला जाए, हमें यहीं पे रखा जाए। 5 दिन हो गए हमारे बच्चे भूखे, कहीं एक जगह में 2 करके एडजस्ट हम टाइम को पास करते हैं। तबाही के ये मंजर, हर तरफ मलबे के ढेर, गांव वालों के चेहरे पर ये खौफ, गांव में पसरा ये सन्नाटा चीख चीख कर पाकिस्तानी सेना के पापों के खिलाफ गवाही दे रहा है। जो हमारा राशन स्टोर है उसके पास एक गोला पहले आकर लगा। गोला जब लगा तो उसका पता नहीं चला। हमने तो बाद में हमने फ़ोन करके वहाँ पूछा उससे, जो वहाँ जिसके स्टोर कीपर नहीं है, जो जिसका घर है, तो उसको पूछा क्या हुआ। उसने बोला जी
ये इससे 2 आदमी मर चुके हैं, एक आदमी सीरियस इंजर्ड है, वो भी बचने की उसकी कहानी, उसकी दोनों टांगें कट गई हुई हैं। ये मतलब इसी असना में एक और गोला उधर लगा। एलओसी पर बसे गांवों में रहने वाले लोगों का डर कम करने के लिए भारतीय सेना भी एक्टिव है। एलओसी पर बसे आखिरी गांव में जब आज तक की टीम पहुंची तो वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें पाकिस्तान की तरफ से गिरे जिंदा बमों को निष्क्रिय करने में जुटी थी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा वो पूरा वो चट्टान के पास जो सेना की एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, अभी फिलहाल उन बमों को निष्कर्ष कर रही है, तबाह कर रही है जो अभी फटे नहीं है। एलओसी पर बसे आखिरी गांव में रिपोर्टिंग के दौरान जब आज तक की टीम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सबूत और चश्मदीद गवाहियां रिकॉर्ड कर रही थी, तभी आज तक के कैमरे पर पाकिस्तानी सेना के पाप की लाइव रिकॉर्डिंग हो गई। ये देखिए अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। यहाँ इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि मोर्टार शेल जो है गिरा है, और उसके बाद जब ये शेलिंग की आवाज़ आ गई और पूरे गांव में जो है ये मच गया, अफरा तफरी फिर मच गई, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले जो है यहाँ पर जो है एक बार फिर मोर्टार शेलिंग शुरू हो गई। क्योंकि ये आपको जो मेरा कैमरामैन ये पहाड़ दिखाएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। एलओसी पर बसे आखिरी गाँव की यही नियति है। यहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि कब कोई पाकिस्तानी गोला उनके घर पर आकर गिरे और कब उनका आशियाना, उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। कमलकोट ही नहीं बल्कि एलओसी से सटे ज्यादातर गांव के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन कम से कम सरकारें तो उनकी जान बचाने का उचित इंतजाम करें। बंकर भी नहीं, टावर भी नहीं, क्या नहीं तासी क्या करो और वहाँ दिन गोले मार का सुमकान नियंत्रण रेखा के पास चंदोसा गांव जो कि बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है सीज फायर वायलेशन में गोलीबारी होती है, वहां ये एक बैंकर जो है सेफ्टी बैंकर स्कूली बच्चों के लिए बनाया गया। अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये बताइए, जो गांव में ये एक बैंकर तो हम देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे तो यहाँ बैंकर नहीं है, ये बैंकर फिर किसके लिए है? ये तो इसके लिए सारे बच्चों के लिए बनाया है। अच्छा, बाकी तो हाँ इधर आपको पता है इधर बहुत बड़ा गाँव है, इसमें तो कम से कम यहाँ कम्युनिटी में दो घरों को तो एक होना चाहिए। बार बार बोलते हैं ये हमें ये सेफ्टी चाहिए, बंकर चाहिए, मगर कुछ नहीं, ये बच्चों के लिए स्कूल का बंकर है। एलओसी पर बसा कमलकोट गांव अकेला नहीं है जो पाकिस्तानी सेना के सीधे निशाने पर रहता है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे हर गांव के लोग इसी डर के साए में जीते हैं, और इस साल तो पाकिस्तानी सेना की सीज फायर उल्लंघन वाली आदत कुछ ज्यादा ही जोर मार रही है। आंकड़ों के अनुसार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से इस साल इतनी बार सीज फायर उल्लंघन किया गया है जितना 17 वर्षों में पहले कभी नहीं किया गया। इस वर्ष अब तक पाकिस्तानी सेना ने 4000 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन किया है, यानी पाकिस्तानी सेना एलओसी पर हर दिन औसतन करीब 12 बार सीज फायर तोड़ती है। इस साल एलओसी से सटे गांव में रहने वाले कम से कम 24 निर्दोष भारतीय नागरिक पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के पाप जब हद पार करने लगते हैं तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देती है, जैसे 13 नवंबर को दिया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना से सुधरने की उम्मीद करना बेकार है। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना को अगर अपने जवानों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत इन गांव में अब कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण करके पाकिस्तान की इस चाल को फेल करने में लगा है। और अब बात चीन के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की। विस्तारवादी सोच से ग्रस्त चीन को शांति की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए चीन को चेतावनी देने के लिए कई बार किसी बड़े एक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही एक धमाका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में चारों देशों की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास कर चीन को पहला डोज दिया, और अब अरब सागर में एक बार फिर चारों देशों के नौसैनिकों ने बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। 6 नवंबर को पहला चरण पूरा हो गया था, अब इस एक्सरसाइज का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण की एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के 5 युद्धपोत और 1 सबमरीन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाजों ने भी अपना युद्ध कौशल दिखाया। दूसरे चरण में ये एक्सरसाइज और बड़ी हो गई। भारत और अमेरिका की 2 बड़ी युद्धपोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब एक ही महीने में दूसरी बार होने वाले मालाबार एक्सरसाइज की हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर चीन पानी पानी हो रहा है।
दुनिया के 4 बड़े देशों की नौसेनाएं, सबसे ताकतवर जंगी जहाजों के बेड़े, अरब सागर की लहरों पर अपना बाहुबल दिखा रहे हैं। पंद्रह दिनों के अंदर दूसरी बार लहरों पर युद्ध का रियल टाइम अभ्यास हो रहा है। चीन की नाक के नीचे हो रहा यह शक्ति प्रदर्शन जिनपिंग को बहुत चुभ रहा है। क्वाड यानी समंदर की नई चौकड़ी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कर दी है। भारतीय नौसेना का बेजोड़ युद्धपोत विक्रमादित्य, अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्धपोत और पनडुब्बी 4 दिन तक अरब सागर में युद्ध अभ्यास करेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय बेड़े में आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा डिस्ट्रॉयर कोलकाता, आईएनएस तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप दीपक और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में देश में ही बनी पनडुब्बी खंडेरी और P-8I समुद्री टोही विमान को खासतौर पर शामिल किया गया है। एक्सरसाइज में शामिल अमेरिकी नौसेना का निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 1975 में कमीशन किया गया था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 332 मीटर लंबा है। एक साथ 90 से ज्यादा फाइटर विमान और F-18 समेत 3000 सैनिक ले जा सकता है। इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद लहरों पर इसकी रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। ताकत की तो बात ही छोड़िए, अकेले अपने दम पर दुश्मन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। एक्सरसाइज में शामिल रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का युद्धपोत फ्रिगेट बलाट और हेलीकॉप्टर भी चीन जैसे दुश्मनों को संदेश देने के लिए काफी हैं। इसके अलावा जापान के डिस्ट्रॉयर युद्धपोत JS मुरासामे भी दुश्मन पर धुआंधार हमला करके उसे डुबोने के लिए तैयार हैं। 20 साल से चल रहे मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के अलावा पहली बार ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा है। ये दिखाता है कि समंदर में चीन की बढ़ती हिमाकत के खिलाफ दुनिया के तमाम देश इकट्ठा हो रहे हैं। खासतौर से लद्दाख में जिस तरह से भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे इन देशों के हौसले बुलंद हैं। ये युद्ध अभ्यास कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इसमें खास तौर पर यह देखा जाएगा कि अगर युद्धपोतों पर हवाई हमले होते हैं तो उनसे निपटने की तैयारी कैसी है, यानी क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज पर तैनात F-18 लड़ाकू विमान हवाई रक्षा का अभ्यास करेंगे। इस जबरदस्त ऑपरेशन में E-2C हॉकाई हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। उत्तरी अरब सागर से पाकिस्तान काफ़ी नज़दीक है और चीन के साथ उनकी गहरे संबंध हैं और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के विरुद्ध वो कठिन समय दे सकते हैं। तो यह उनको एक तरह से समझिए कि एक सूचना दी जा रही है, एक वार्निंग दी जा रही है कि भविष्य में वो ऐसा करेंगे तो हम चारों देश की जो नौसेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर आपको हम सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये नौसैनिक युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों के सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में अपने अवैध कब्जे और दादागिरी कम करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि तानाशाही के नशे में चूर चीन को एशिया पैसिफिक के 4 लोकतांत्रिक देश मालाबार एक्सरसाइज के जरिए चेतावनी दे रहे हैं। ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक, यहाँ पर किसी की हाई हैंडेडनेस चलने नहीं देंगे। ये जो चाइना अपनी कोशिश कर रहा है कि अपना दबदबा जैसे उन्होंने अब बना लिया है साउथ चाइना सी में, किसी भी और कंट्री को जो साउथ चाइना सी को शेयर करते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और उनको दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इज नॉट देयर। बट दिस मैसेज इज बीइंग गिवन बाय मलाबार और बाय द क्वाड नेवीज, जो कि ये चारों नेवीज हैं,
कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग बियॉन्ड रूल्स। नवंबर के पहले हफ्ते में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया था। चीन के लिए ये 4 देशों के शक्ति प्रदर्शन का पार्ट 1 था और अब पार्ट 2 भी शुरू हो गया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के लिए साफ संदेश है कि उसकी तानाशाही और अवैध कब्जे वाली हरकतें नहीं चलेंगी। क्वाड चौकड़ी करारा जवाब देगी। मंजीत नेगी, आज तक। इस बार की मालाबार एक्सरसाइज कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये कोरोना के दौर में हो रही है और दूसरी ये कि इस बार चीन को समुद्र में घेरने के लिए भारत को अमेरिका के साथ अब जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी साथ मिल गया है, जिसका फायदा ये होगा कि अब चारों देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय और मजबूत होगा। समुद्री रास्ते में चीन की दादागिरी के खिलाफ चारों देश आपस में लॉजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट करेंगे। इसके तहत चारों ही देश एक दूसरे के बंदरगाहों और नौसेना का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए चारों देशों की नौसेनाएं मिलकर एक सुरक्षा चक्र तैयार करेंगी। जाहिर है इससे चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज से चीन का डर नया नहीं है। वैसे बात चली रही है तो आपको मालाबार एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बता देते हैं। इसकी शुरुआत आज से लगभग 28 साल पहले 1992 में हुई थी, जिसमें भारत और अमेरिका की नौसेनाएं हिस्सा लेती थी। पहली बार यह एक्सरसाइज केरल के मालाबार में हुई थी, इसीलिए इसको मालाबार एक्सरसाइज का नाम दिया गया। 1998 तक इसके 3 अभ्यास हुए थे। बाद में भारत के परमाणु कार्यक्रम से नाराज होकर अमेरिका ने इसको बंद कर दिया। लेकिन बाद में जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दोनों देशों के बीच दोबारा यह एक्सरसाइज शुरू हुई। 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाला था, लेकिन चीन की आपत्ति के बाद उसने मना कर दिया। 2015 में जापान पहली बार इस अभ्यास का हिस्सा बना और अब चीन की आपत्ति के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर चीन को बता दिया कि अब समुद्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समुद्र में सैन्य रणनीति तैयार करने वाला भारत आतंकवाद के खिलाफ एक कूटनीतिक बिसात भी तैयार कर रहा है। आज वर्चुअल तरीके से 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया और नाम लिए बिना पाकिस्तान को पंच मारे। यूएनएससी के रिफॉर्म्स के बहाने भी भारत आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल शक्ति जुटा रहा है। की भूमिका अहम आतंक बचे, न आतंक को पालने वाले बचे। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आतंकी कारगुजारियों पर उसको बख्शा भी नहीं। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। चीन समेत ब्रिक्स देशों की सरकारों के प्रमुखों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीर यूएन के अटके रिफॉर्म्स पर भी चला। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ब्रिक्स के मंच से यूएन के रिफॉर्म्स का मुद्दा छेड़ा तो कुछ घंटों पहले ही यूएन के मंच से भी भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार न होने को लेकर सीधा सवाल उठाया था। Today's Security Council is an impaired organ. It has been unable to act with credibility, essentially due to its unrepresentative nature. But then, what is happening inside the IGN process, which we seem to be wedded to? Inside the IGN, nothing has moved for more than a decade, except hearing passionate statements on the need for reform. And why have we come to this pass? That's because just a handful of countries don't want us to proceed. They have stopped the IGN from progressing. They are using the IGN as a smokescreen to stop themselves from being identified by paying lip service to Security Council reform.
यूएन के सुधार जैसे मुद्दों पर मुखर भारत एक नई वैश्विक कूटनीति तैयार करना चाहता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ के खिलाफ भारत की ये सबसे बड़ी रणनीति है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। अब वो खबर जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए पहली बार किसी प्राइवेट अंतरिक्ष यान का मिशन सफल हो गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रविवार को रवाना हुआ था, जो 25 घंटे का सफर पूरा करके सोमवार को स्पेस स्टेशन पहुंच गया। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।